हेलो गाइस, स्वागत है आपका ज्ञानम साधनम के एक और वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। कीमोथेरेपी क्या प्रोसेस है, वर्ड से समझिए। कीमो मतलब केमिकल और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। केमिकल्स का यूज़ करके हम किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो वो कीमोथेरेपी के अंदर आता है। ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद अ केमिकल सब्सटेंस इज नॉन एज कीमोथेरेपी। किसी भी केमिकल सब्सटेंस से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कीमोथेरेपी कहलाता है। ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो यूज होते हैं कीमोथेरेपी में, उन्हें हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कहते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। हम पढ़ चुके हैं कीमो जो सब्सटेंसेस कीमोथेरेपी में यूज होते हैं उन्हें हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स कहते हैं। तो ये लाइन क्या कह रही है? कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में मदद करते हैं। केमिकल्स हमें इन्फेक्शन को ट्रीट करने में मदद करते हैं। जो किसके द्वारा करा गया है? caused by proliferation of malignant cells। malignant cells disease causing cells होते हैं जो हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग सेल्स हैं उनको भी खराब कर देते हैं और डिजीज कॉज करना चालू कर देते हैं। These substances are prepared in chemical laboratory or obtained from the microbes and some plants or animals। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स या केमिकल सब्सटेंसेस जिनसे हम कीमोथेरेपी परफॉर्म करते हैं, ये सब्सटेंस कहाँ बनाए जाते हैं? केमिकल लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं? माइक्रोब्स एंड सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रोब्स से या फिर कुछ प्लांट या एनिमल से ऑब्टेंड होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। टू बी यूजफुल एज अ कीमोथेरेपेटिक एजेंट अ सब्सटेंस मस्ट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के? तो उसमें एक सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, यानी कि ये हर सेल को नुकसान न पहुंचाकर सिर्फ जो डिजीज कॉजिंग सेल है, कौन से? डिजीज, ऐसे सेल जो बीमारी पैदा कर रहे हैं। ठीक है। डिजीज कॉजिंग सेल्स को नुकसान पहुंचाए फॉर पैरासाइट which means a low toxicity for the host cell and high toxicity for the parasite। देखिए लाइन क्या कह रही है? To be useful as a chemotherapeutic agent, a substance must have selective toxicity for the parasite। पैरासाइट के लिए वो सेलेक्टिव होना चाहिए, हर सेल पे अटैक ना करे, केवल पैरासिटिक सेल्स पर अटैक करे। विच मीन्स अ लो टॉक्सिसिटी ऑफ फॉर होस्ट सेल्स, यानी कि जो होस्ट सेल्स होते हैं उनके लिए लो टॉक्सिसिटी हो या बिल्कुल हो ही ना, बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे होस्ट सेल्स को। एंड हाई टॉक्सिसिटी फॉर पैरासाइट, और जो पैरासाइट्स होते हैं उनके लिए हाई टॉक्सिसिटी हो, जो पैरासाइट है उसे बिल्कुल ख़त्म कर दे। ठीक है। आगे बात करते हैं डिस्कवरी की। क्या क्या डिस्कवरी हुई थी? द फर्स्ट वाज द फाइंडिंग दैट सल्फोनामाइड कंपाउंड कुड बी यूज सक्सेसफुली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल डिसीजेज। सल्फोनामाइड कंपाउंड्स यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो सक्सेसफुली यूज करे जा सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो सल्फोनामाइड हमारा क्या हुआ? कीमोथेरेपेटिक एजेंट हो गया, क्योंकि ये डिजीज को क्योर कर रहा है। ठीक है। आगे बात करते, ये तो थी हमारी पहली डिस्कवरी। आगे बात करते हैं दूसरी डिस्कवरी। द सेकेंड वॉज the discovery of new and potent of antibacterial active chemotherapeutic agent namely antibiotic। सेकेंड क्या था कि डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड पोटेंट एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, नई एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट, डिस्कवरी होना, और वो कारगर होनी चाहिए। कारगर का मतलब कि 100% रिजल्ट्स देने चाहिए। ठीक है। एक्टिव कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स नेमली एंटीबायोटिक्स, मैं आपको बता चुका हूँ। नई एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट जो 100% रिजल्ट्स दे, बैक्टीरिया को मारे। ठीक है। हिस्टोरिकल हाइलाइट्स देखते हैं। सिफिलिस, सिफिलिस हमारा एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये फर्स्ट नॉन डिजीज है जिसे हमने कीमोथेरेपेटिक एजेंट से क्योर करा था। ठीक है। कीमोथेरेपेटिक एजेंट वही हमारा केमिकल सब्सटेंस सबसे पहला किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज हुआ था? सिफिलिस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज हुआ था। ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर स्पेशल काइंड ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? ये स्पेशल तरीके के स्पेशल काइंड ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं कहाँ से? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हमें पता है पेनिसिलम, जो कि ईस्ट से ऑब्टेन्ड होती है, पेनिसिलम नोटेटम। ठीक है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उससे ऑब्टेन्ड एंटीबायोटिक्स
डिसीज को क्योर करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द टर्म एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय वुल एमिन। वुल एमिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दी थी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं करी थी, उन्होंने टर्म दी थी। कब? 1889 में। एज अ कंडीशन इन विच वन क्रिएचर डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ अदर इन ऑर्डर टू सस्टेन हिज ओन। क्या कहना चाह रहा है? एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो किसी एक इंसान को ख़त्म कर दे। एक का मतलब किसी दूसरे इंसान को ख़त्म कर दे अपनी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। इन्होंने पेनिसिलम की डिस्कवरी करी थी। डिस्कवर्ड द बैक्टीरियल इनहिबिटरी प्रॉपर्टी ऑफ मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलम नोटेटम। इन्होंने ईस्ट पेनिसिलम नोटेटम की स्टडी करी और उसमें ये पाया कि ये बैक्टीरिया को रोक सकता है, बैक्टीरियल डिजीज़ को रोक सकता है। तो उससे उन्होंने एक मेडिसिन का डेवलपमेंट करा जिसे हम कॉमनली कहते हैं पेनिसिलिन। ठीक है, आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबायोटिक दैट क्वालिटी देम एज अ कीमोथेरेपेटिक एजेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए एंटीबायोटिक की जिससे वो अच्छी एंटीबायोटिक कहलाए? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या? दे शुड हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट मैनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिस्ट्रॉय कर सकें या इनहिबिट कर सकें, मतलब उसे फैलने से रोक सकें किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, दिस इज व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दो तरीके की एंटीबायोटिक होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम किसी एक ही चीज़ पे या एक ही हिस्से पे जाके एक्ट करती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पूरे पैथोजन को किल करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारी एंटीबायोटिक कैसी होनी चाहिए? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। नैरो स्पेक्ट्रम अच्छी नहीं होती कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के लिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अच्छी होती है। एंड दे शुड प्रिवेंट द रेडी डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ पैरासाइट। और वो प्रिवेंट करना चाहिए, मतलब कि जैसे कोई बैक्टीरिया है, इन्होंने डिजीज कॉज करी और हमने एंटीबायोटिक्स यहाँ पे छोड़ दी। जब एंटीबायोटिक्स इन पर असर डालें तो ये नई स्ट्रक्चर ना फॉर्म कर लें या फिर अपनी फॉर्म को चेंज ना कर पाए। ठीक है, इसका अटैक, ये जो हमारी एंटीबायोटिक है, इसका अटैक एकदम होना चाहिए उस पर, ये अपनी स्ट्रक्चर को या अपनी फॉर्म को चेंज ना कर पाए। अब जैसे कि हम रिसेंट की बात करें तो कोविड-19 है, खाली स्पेस नहीं है, यही समझा देता हूँ। कोविड-19 क्या है? अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं वो स्टार्टिंग में तो सक्सेसफुल हो जा रही हैं, बाद में फेल हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कोविड-19 जो कोरोना वायरस है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छी एंटीबायोटिक के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉमन ग्रुप्स ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से कॉमन ग्रुप्स हैं या किस किस कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकते हैं? इसमें आते हैं हमारे सल्फोनामाइड या फिर उसके अदर फॉर्म्स। ठीक है, सल्फोनामाइड या उसकी अदर फॉर्म्स। इट वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स कॉल्ड एज सल्फोनामाइड। ये सबसे पहला ग्रुप बना था कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स का जिसे हम सल्फोनामाइड कहते हैं। दे इंटरफेयर विद मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया थ्रू द मैकेनिज्म कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसे हम अभी आगे टॉपिक एंजाइम में पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का यूज करके ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म है, यानी कि बैक्टीरिया की जो पाचन क्रिया है, डाइजेस्टिव पार्ट कह सकते हैं या फिर एनर्जी गेनिंग पार्ट है। ठीक है भाई, हमारे डाइजेशन में भी एनर्जी मिलती है, इनका भी मेटाबॉलिज्म वही एनर्जी गेनिंग पार्ट। ठीक है, जहाँ से इन्हें ताकत मिलती है, एनर्जी गेनिंग पार्ट जो है उस पे जाके इफेक्ट करते हैं ये सीधा सल्फोनामाइड कंपाउंड्स। ठीक है, और उन्हें रोकते हैं ग्रो करने से या फिर दोबारा अपने आप को रिगेन करने से, कि ये दोबारा सही ना कर पाए। जैसे सल्फोनामाइड ने अफेक्ट कर दिया तो दोबारा सही करने की कोशिश करें तो ऐसा ना हो पाए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है? मॉडर्न सल्फोनामाइड आर टाइपिफाइड बाय सल्फोमिथोक्सोल प्रिस्क्राइब्ड फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू ग्राम नेगेटिव रोड्स। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिस उसके अंदर जो रोड्स प्रेजेंट होती हैं, ग्राम नेगेटिव रोड्स कह लीजिए आप,
ग्राम नेगेटिव रोड्स जो होती हैं वो कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए मॉडर्न सल्फोनामाइड ड्रग बनाई है जिसका नाम है सल्फोमेथोक्सोल। ठीक है, जो हमारा किसे रोकने में मदद करता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द ड्रग is combined with the trimethoprim available commercially under the tract name Bactrim। देखिए ये जो ड्रग थी हमारी सल्फोमेथोक्सोल, इसे हम किससे कंबाइन करते हैं? ट्राइमेथोप्रिम से, जो कहाँ पर कमर्शियली अवेलेबल होता है? अंडर द ट्रैक्ट नेम बैक्ट्रीम। बैक्ट्रीम ट्रैक्ट के अंदर अवेलेबल होता है। इस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नेम ऑफ ईच केमिकल, जेनरिक नेम एंड ट्रेड नेम। कोई भी केमिकल है हमारा, कोई भी केमिकल है, कोई भी ड्रग है, उसके नाम लिखने दो फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, पहला जेनरिक नेम में और दूसरा ट्रेड नेम में। जैसे हम पढ़ते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें दो नाम लिखे जाते हैं, पहला है जेनरिक, पहला है जीनस और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो दो फॉर्म में, मतलब कि दो पार्ट में लिखे जाते हैं। ऐसे ही केमिकल्स के नाम भी दो पार्ट में लिखे जाते हैं। देर आर मैनी अदर एजेंट्स विच बिकम कॉमन नाउअडेज। ऐसे हमारे कई सारे एजेंट्स हैं जो कि कॉमन हो चुके हैं, लेकिन वो किससे रिलेटेड नहीं है? सल्फोनामाइड से, ड्रग से रिलेटेड नहीं है। मतलब कि सल्फोनामाइड से कुछ अदर कंपाउंड्स हैं, लेकिन हमारी डेली लाइफ में बहुत फैमिलियर हो चुके हैं। सम कॉमन वंस इंक्लूड ट्राइमेथोप्रिम यूज इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड डेप्सोन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी। डेप्सोन का ट्रीटमेंट हम कहाँ करते हैं? लेप्रेसी के ट्रीटमेंट में। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी की। दो तरीके के कीमोथेरेपी हम पढ़ते हैं यहाँ पर। पहला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन वर्ड से समझ में आ रहा है, इसमें जुड़ाव होगा। दूसरा एडजुवेंट, ये अलग होगा। कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी का मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग अ पेशेंट विद अ नंबर ऑफ डिफरेंट ड्रग्स साइमल्टेनियसली। मतलब हम इस कीमोथेरेपी में, इस ट्रीटमेंट में किसी एक ही दवाई से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अलग अलग दवाइयों से ट्रीटमेंट करा जाता है डिजीज़ का। द ड्रग डिफर इन देयर मैकेनिज्म एंड साइड इफ़ेक्ट्स। जो भी ड्रग, हम कई सारे ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उन सब ड्रग का काम करने का तरीका अलग होता है और जो उनसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। भाई सभी जानते हैं केमिकल्स अगर बॉडी पे रिएक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देते हैं। ठीक है, द बिगेस्ट एडवांटेज इन मिनिमाइजिंग द चांस ऑफ रेजिस्टेंस डेवलपिंग टू एनी वन एजेंट। इसमें क्या होता है? सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि हम जब एक साथ कई सारी ड्रग देते हैं तो जो बैक्टीरिया है वो किसी न किसी एक ड्रग से अफेक्ट हो ही जाता है। ठीक है, और वो उसके रेजिस्टेंस पावर को घटा देता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ये कब दी जाती है? ये दी जाती है आफ्टर लोकल ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट का मतलब पहले किसी और थेरेपी या सर्जरी कर चुके हैं उसके बाद इन्हें देते हैं। जैसे कि हम पहले रेडियोथेरेपी कर चुके हैं उसके बाद एडजुवेंट कीमोथेरेपी लगाएंगे, या फिर पहले उस पर्सन की सर्जरी हो चुकी है उसके बाद एडजुवेंट कीमोथेरेपी लगाएंगे, या और भी प्रोसेस है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड व्हेन देयर इज लिटिल एविडेंस ऑफ कैंसर प्रेजेंट बट देयर इज अ रिस्क ऑफ रीओकरेंस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि रीओकरेंस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पहले दूसरा प्रोसेस हुआ है उसके बाद दूसरा प्रोसेस हुआ है। तो अगर केमिकल्स उसके फेवर में काम कर गया डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो रीओकरेंस यानी कि दोबारा डिजीज हो जाएगी, हो या फिर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन किलिंग एनी कैंसरस सेल्स दैट हैव स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये कारगर भी होती है। जैसे हम देखते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कई सारी थेरेपीज़ करी जाती हैं, केवल कीमोथेरेपी नहीं, रेडियोथेरेपी भी करी जाती है, उसके बाद कीमोथेरेपी और भी कई सारी थेरेपीज़ करी जाती हैं। तो वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किलिंग एनी कैंसरस, किसी भी कैंसरस सेल्स को मारने के लिए जो किसी पर्टिकुलर पार्ट में फैल चुका है बॉडी के। ठीक है, आगे बात करते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। कैंसर हम जानते हैं अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, इसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है कैंसर में हमारे। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल कपल्ड विद मैलिग्नेंट बिहेवियर। मैलिग्नेंट बिहेवियर मतलब दूसरे सेल्स की फॉर्म को भी चेंज कर देता है, तभी तो सेल्स ग्रो होंगे। भाई एक सेल है और दूसरे सेल उसके आसपास है, उन्हें कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है ये सेल,
तो ग्रो कैसे करेगा? ये क्या करता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी बदल देता है, जिससे ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है इनमें। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने के कारण ये किसका रूप ले लेते हैं? ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। ये हमारा ट्यूमर है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये किसके द्वारा होता है? फैक्टर कॉज्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कि जीन्स कितना कैचअप कर रहे हैं, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, और जो एनवायरमेंट है वो कितना सुटेबल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के या फिर होस्ट के। होस्ट यानी कि जिसको डिजीज है, ठीक है। दिस फैक्टर लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन इन ऑन्कोजेंस। ये जो फैक्टर हैं कौन से? जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ये क्या लीड करते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन इन ऑन्कोजेंस। ये क्या करते हैं? म्यूटेशन ला देते हैं ऑन्कोजेनिक सेल्स में, ठीक है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स ऑन्कोजेनिक सेल्स में चेंजेस आ गए, इससे क्या होगा? कैंसर सेल्स डिवाइड करना चालू कर देंगे, डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे? ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग वर्क्स बाय इम्पेयरिंग माइटोसिस। ये कैसे काम करता है? माइटोसिस को इम्पेयर करता है, इफेक्टिवली टारगेटिंग फास्ट डिवाइडिंग सेल्स। उन पे टारगेट करता है जो सेल्स जल्दी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एज दीज ड्रग कॉज डैमेज टू द सेल दे आर टर्म्ड एज साइटोटॉक्सिक। भाई सेल्स को टारगेट कर रहे हैं, वो जल्दी डिवाइड करेंगे, तो सेल्स को टारगेट कर रहे हैं यानी कि हम इन्हें साइटोटॉक्सिक भी कहते हैं, सेल के लिए नुकसानदायक। साइटो का मतलब सेल और सेल के लिए नुकसानदायक, ठीक है। आगे बात करते हैं। दे प्रिवेंट माइटोसिस बाय वेरियस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग डीएनए डैमेजिंग एंड इनहिबिशन ऑफ सेलुलर मशीनरी इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन। ये क्या करते हैं? माइटोसिस को प्रिवेंट कर देते हैं बाय वेरियस मैकेनिज्म। कई अलग अलग तरीके केमिकल्स जब हमने डाले हैं उसमें, तो वो केमिकल्स अलग अलग मैकेनिज्म फॉलो करके माइटोसिस को प्रिवेंट कर देते हैं। लेकिन उस माइटोसिस प्रिवेंट करने में डीएनए का डैमेज होता है यानी कि म्यूटेशन आ जाता है, एंड इनहिबिशन ऑफ सेलुलर मशीनरी, और सेलुलर मशीनरी को भी नुकसान पहुंचता है। सेलुलर मशीनरी किस में काम करती है? सेल डिवीजन में काम करती है, इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में काम करती है, उसको भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। लेकिन किसकी सेल डिवीजन, किसका डीएनए डैमेज होता है? कैंसरस सेल्स का, ठीक है, होस्ट सेल्स का नहीं, कैंसरस सेल्स का डीएनए डैमेज होता है, उनकी कैपेसिटी घट जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा कैंसर ट्रीट हो जाता है, ठीक है। आगे यूजेस की बात कर लेते हैं। कीमोथेरेपेटिक या कीमोथेरेपी की क्या क्या यूजेस हैं? डिजीजेस अदर देन कैंसर सच एज ऑटो इम्यून डिजीजेस, जो भी हमारी ऑटो इम्यून डिजीज हैं उन्हें ट्रीट करने में काम आता है। इन सम केसेस दे आर यूज्ड एट लोअर डोसेज विच मीन्स दैट देयर साइड इफेक्ट्स आर मिनिमाइज। कुछ केसेस में इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि एक साथ पूरी थेरेपी लगा दी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके लगाते हैं जिससे साइड इफेक्ट्स कम के कम हों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कीमोथेरेपी, ठीक है। आगे बनी रहिए और टॉपिक्स पढ़ने के लिए। इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।